इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत चीन संबंध, इंडो चाइना रिलेशनशिप। तो भारत चीन संबंधों में सबसे पहले पढ़ेंगे हम संबंधों की भूमिका, उसके बाद में संबंधों के विभिन्न चरण, और उसके बाद में भारत की आवश्यकता यानी कि भारत को चीन की आवश्यकता क्यों है। उसके बाद में चीन की आवश्यकता यानी कि चीन को भारत की आवश्यकता क्यों है। और उसके बाद में पढ़ेंगे दोनों देशों के बीच साझा मुद्दे यानी कि ऐसे मुद्दे जहां पर दोनों एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे दोनों देशों के बीच तनाव के या विवाद के मुद्दे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं भारत चीन संबंधों की भूमिका। स्वतंत्रता के बाद भारत और चीन के संबंधों की कहानी भारतीय नेताओं की आदर्शवादिता, स्वप्नदर्शिता और अदूरदर्शिता तथा चीनी विश्वासघात की कहानी है। तो जो स्वतंत्रता के बाद जो भारत और चीन के संबंध थे उसमें भारतीय नेता तो क्या थे, आदर्शवादी थे, अदूरदर्शी थे, और जो चीन था वह विश्वासघात पर आधारित कार्य कर रहा था। यानी कि भारतीय नेता सोचते थे कि चीन से दोस्ती की जाए, लेकिन चीन ऐसा नहीं सोचता था। चीन हर कीमत पर अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करना चाहता था। भारत और चीन में प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक संबंध चले आ रहे थे। जब दोनों विदेशी आधिपत्य में चले गए तो इनके ये संबंध टूट गए। तो जो भारत और चीन है उनके बीच में प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक संबंध थे, लेकिन जब दोनों विदेशी आधिपत्य में चले गए तो इन दोनों के आपसी संबंध टूट गए। तो ये तो गई भारत चीन संबंधों की भूमिका। अब देखते हैं संबंधों के विभिन्न चरण। सबसे पहला चरण है आजादी से पहले। तो आजादी से पहले हम भारत का दृष्टिकोण देखेंगे, भारत क्या सोचता था, और उसके बाद में चीन का दृष्टिकोण देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं भारत का दृष्टिकोण। भारत साम्राज्यवाद के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन को विकसित कर रहा था। 1927 में ब्रुसेल्स में आयोजित साम्राज्यवाद विरोधी मंच पर भारत और चीन के बीच सहयोग विकसित हुआ। जब 1931 में जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण किया तो कांग्रेस ने जापान का विरोध किया। इसके अलावा जब चीन और जापान के बीच में युद्ध हुआ तो कांग्रेस ने चीन का साथ दिया और जापान की आलोचना की। तो ये तो था आज़ादी से पहले भारत का दृष्टिकोण, यानी कि भारत चीन के पक्ष में था। जो भारतीय नेता थे वे चीन के पक्ष में थे। अब देखते हैं आज़ादी से पहले चीन का दृष्टिकोण क्या था। चीन जापानी साम्राज्यवाद से पीड़ित था, लेकिन चीनी राष्ट्रपति चांग काई शेक मित्र राष्ट्रों ब्रिटेन, अमेरिका के स्वाभाविक सहयोगी थे। ऐसी स्थिति में चीन ने भारत के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाया तथा चर्चिल पर दबाव बनाया कि भारतीय समस्याओं के प्रति संवेदनशील रुख अपनाया जाए। तो जो चीन था वह मित्र राष्ट्रों जैसे कि ब्रिटेन और अमेरिका का सहयोगी था। तो चीन ने भारत के प्रति संवेदनशीलता दिखाई और ब्रिटेन को कहा कि भारतीय समस्याओं पर विचार किया जाए। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल। तो ये तो गया संबंधों का पहला चरण भारत की आज़ादी से पहले। अब संबंधों का दूसरा चरण है 1947 से 1955 तक।
इसमें फिर वही देखना है, पहले इस काल में भारत का दृष्टिकोण देखेंगे और उसके बाद में चीन का दृष्टिकोण देखेंगे। तो इस काल में भारत का दृष्टिकोण क्या रहा? भारत का दृष्टिकोण आदर्शवादी था। भारत चीन के साथ साम्राज्यवाद विरोधी मंच का निर्माण करना चाहता था ताकि तृतीय विश्व के देशों को संगठित किया जा सके। तृतीय विश्व का मतलब होता है ऐसे देश जो उस समय नए नए आज़ाद हुए थे, नए नए स्वतंत्र हुए थे। इस तरह है भारत ने चीन को साथ लेकर विकासशील देशों को एकीकृत करने का प्रयास किया। पंचशील सिद्धांत द्वारा चीन के साथ संबंध बनाने का प्रयास किया गया। अब इस काल में चीन का दृष्टिकोण क्या रहा? इस काल में चीन का दृष्टिकोण यथार्थवादी था। वह अपने राष्ट्रीय हितों को वरीयता दे रहा था। तो इस काल में भारत का दृष्टिकोण कैसा था? आदर्शवादी था। लेकिन चीन का कैसा था? यथार्थवादी दृष्टिकोण था। वह अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के बारे में सोच रहा था। चीन शीत युद्ध की छाया से ग्रसित था। पश्चिमी राष्ट्र चीन को सोवियत संघ का सहयोगी मान रहे थे। चीन की पूर्वी सीमा पर ताइवान, जापान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया ने अमेरिका के साथ सैन्य गठबंधन बना रखे थे। इन परिस्थितियों में चीन ने भारत से संबंध बनाने शुरू किए क्योंकि चीन सभी मोर्चों पर एक साथ संघर्ष नहीं कर सकता था। तो जो दूसरा चरण था उसमें भारत और चीन के मध्य संबंध मधुर रहे। भारत आदर्शवादिता का पालन कर रहा था, लेकिन चीन आदर्शवादिता का पालन नहीं कर रहा था। वह यथार्थवाद के धरातल पर चल रहा था, क्योंकि चीन जानता था कि जो अमेरिका है वह हमारी पूर्वी सीमा पर गठबंधन का निर्माण किए हुए है, तो हमें उससे संघर्ष करना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम भारत से जो है वो शत्रुता उत्पन्न नहीं करेंगे, क्योंकि हम दोनों मोर्चों पर नहीं लड़ पाएंगे। तो इस कारण चीन ने अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए भारत से संबंध बनाना शुरू कर दिया। ये तो गया दूसरा चरण। अब तीसरा चरण है 1956 से लेकर के 1976 तक। तो इसमें फिर वही सबसे पहले देखेंगे भारत का दृष्टिकोण। भारत तिब्बत के प्रश्न पर चीन की वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करता था, लेकिन तिब्बत के साथ अपने सांस्कृतिक ऐतिहासिक संबंधों को बनाए रखना चाहता था। तो जो ये चरण था इसमें भारत ने चीन की वन चाइना पॉलिसी का समर्थन किया और यह माना कि जो तिब्बत है वह चीन का ही अंग है, लेकिन साथ ही भारत तिब्बत के साथ अपने संबंधों को बनाए रखना चाहता था। इस कारण भारत तिब्बत में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघन का विरोध करने लगा। साथ ही 1959 में दलाई लामा को भारत ने राजनीतिक शरण दी। तो इस काल में भारत ने चीन की वन चाइना पॉलिसी का तो समर्थन किया, लेकिन साथ ही भारत तिब्बत के साथ अपने सांस्कृतिक संबंधों को बनाए रखना चाहता था। दूसरी ओर चीन तिब्बत में मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा था, तो भारत ने चीन की इन गतिविधियों का विरोध किया। और जब दलाई लामा तिब्बत को छोड़कर के भारत में आ गए तो भारत ने उनको शरण दी। इस कारण फिर चीन क्या हो गया? भारत से नाराज हो गया। अब देखते हैं इस चरण में चीन का क्या दृष्टिकोण रहा। चीन सोवियत संघ के प्रभाव से निकलकर
स्वतंत्र पहचान बनाने का प्रयास कर रहा था। इसके लिए चीन तृतीय विश्व के देशों में प्रभुत्व को बढ़ाना चाहता था। यह कार्य भारत को नीचा दिखाकर ही किया जा सकता था। तो जो चीन है वह इस चरण में अपने प्रभुत्व को बढ़ाना चाहता था, और अपने प्रभुत्व को कब बढ़ा पाता, जब वह तृतीय विश्व के देशों में अपना प्रभुत्व बना पाता। और यह कब होता, जब भारत को नीचा दिखाया जाए, क्योंकि भारत उन दिनों में जो तृतीय विश्व था उसका नेता बन रहा था। तृतीय विश्व के देशों ने भारत को अपना नेता मान लिया था। किसके नेतृत्व में? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। ठीक है, तो यह कार्य भारत को नीचा दिखाकर ही किया जा सकता था। इसी कारण चीन ने मैकमोहन रेखा को अस्वीकार कर दिया और कहा कि भारत ने चीन के क्षेत्र पर कब्जा कर रखा है। तो चीन ने जो मैकमोहन रेखा है, भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है जिसका नाम है मैकमोहन रेखा, तो उसको अस्वीकार कर दिया। चीन ने 1962 में भारत के साथ युद्ध भी किया। चीन ने 1964 में परमाणु परीक्षण करके अपनी शक्ति को बढ़ाया। उसने 1968 से 1970 तक सोवियत संघ के साथ तनाव उत्पन्न किया। इसके कारण भारत सोवियत संघ संबंध मधुर होने लगे। निक्सन कूटनीति के तहत अमेरिका चीन के नज़दीक आने लगा। तो जो सोवियत संघ था और अमेरिका था वो दोनों एक दूसरे के विरोधी थे। तो जैसे ही चीन और सोवियत संघ के मध्य दूरियां बढ़ी तो भारत और सोवियत संघ नज़दीक आने लगे। दूसरी ओर अमेरिका तथा चीन नज़दीक आने लगे, क्योंकि जो शत्रु का शत्रु होता है, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है। तो इस प्रक्रिया के तहत भारत और सोवियत संघ नज़दीक आए और दूसरी ओर अमेरिका और चीन नज़दीक आए। अब देखते हैं संबंधों का चौथा चरण 1976 से लेकर के 1990 तक। इसमें सबसे पहले देखते हैं भारत का दृष्टिकोण। भारत ने 1974 में परमाणु परीक्षण किया था तथा बांग्लादेश की आज़ादी से भारत का हौसला बढ़ा। सोवियत संघ से मधुर संबंध होने के कारण चीन से युद्ध की संभावना कम हो गई। भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को यथार्थवादी स्वरूप प्रदान किया। तो ये तो हो गया भारत का दृष्टिकोण। तो भारत का दृष्टिकोण क्या रहा कि जो जैसे पहले गुटनिरपेक्षता की नीति एक आदर्शवादी नीति थी, तो भारत ने उसको यथार्थवादी स्वरूप दे दिया। अब देखते हैं इस चरण में चीन का दृष्टिकोण। चीन अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान स्थापित कर चुका था। 1976 में माओ की मृत्यु के बाद नए शासक देंग ने आर्थिक सुधारों को बढ़ावा दिया। दूसरी ओर अमेरिका चीन को उपग्रह राष्ट्र के रूप में देख रहा था। यह बात चीन को स्वीकार्य नहीं थी। तो निक्सन कूटनीति के तहत जब चीन और अमेरिका में संबंध मधुर हो गए तो अमेरिका चीन को अपने उपग्रह राष्ट्र यानी कि सैटेलाइट स्टेट के रूप में देखने लगा। सैटेलाइट स्टेट का मतलब होता है एक ऐसा देश जो प्रत्येक मामले में दूसरे देश पर निर्भर हो। तो अमेरिका को लगा कि अब चीन हमारे ऊपर निर्भर हो गया है, लेकिन चीन को यह स्वीकार्य नहीं था। वह अमेरिका का उपग्रह राष्ट्र किसी भी कीमत पर नहीं कहलाना चाहता था। इन परिस्थितियों में भारत ने चीन को प्रतिसंतुलित कर दिया, यानी कि अब भारत इस लायक हो गया था कि चीन
भारत के साथ युद्ध नहीं कर सकता था। इस कारण दोनों देशों के मध्य संबंध सुधार होने लगा। चीन के विदेश मंत्री की भारत में सद्भावना यात्रा हुई। चीन ने इस समय कुछ उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया। तो ये हो गए हमारे भारत और चीन के संबंधों के मोटे मोटे 4 चरण। अब जो 5वां चरण है वो 1990 के बाद में शुरू होता है। तो 1990 के बाद में भारत की आवश्यकता क्या है और चीन की आवश्यकता क्या है, दोनों एक दूसरे से संबंध क्यों बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं भारत की आवश्यकता, यानी कि 1990 के बाद भारत को चीन की आवश्यकता क्यों है। तो सबसे पहली आवश्यकता है, सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत को अंतर्राष्ट्रीय जगत में नए सहयोगियों की तलाश थी। अतः भारत ने चीन से संबंध स्थापित करना उचित समझा। तो पहली आवश्यकता क्या है, क्योंकि पहले तो सोवियत संघ भारत का मित्र था, भारत की सहायता करता था, लेकिन जब सोवियत संघ का पतन हो गया तो भारत को नए मित्रों की या नए सहयोगियों की आवश्यकता महसूस हुई। तो इसलिए भारत ने चीन से संबंध स्थापित करना उचित समझा। चीन से संबंध बनाकर भारत चीन में उत्पादित वस्तुओं का लाभ उठा सकता था। तो ये तो गई पहली आवश्यकता। अब देखते हैं दूसरी आवश्यकता। जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्व में अशांति बनी रहती है। अतः भारत को लगा कि चीन से संबंध बनाकर इन क्षेत्रों में शांति स्थापित की जा सकती है, क्योंकि जो ये जम्मू कश्मीर है और उत्तर पूर्व है, इनमें अशांति उत्पन्न करने में विदेशी शक्तियों का भी हाथ होता है। तो भारत को लगा कि यदि हम चीन से संबंध स्थापित कर लेंगे तो चीन जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्व में जो उग्रवादी हैं उनको सहायता देना बंद कर देगा। भारत की तीसरी आवश्यकता है, चीन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। वह नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह है, यानी कि NSG न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का भी सदस्य है। अतः चीन का सहयोग लेकर भारत इन संस्थाओं की सदस्यता प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो तीसरी आवश्यकता क्या हो गई कि जो चीन है वह सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, और यदि भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनना है तो उसके लिए चीन का समर्थन आवश्यक है। भारत की चौथी आवश्यकता है, बदलते हुए अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में भारत पाकिस्तान को प्रदान की जाने वाली चीनी सहायता को रोकना चाहता है। यह संबंध सुधार से ही हो सकता है। तो भारत चाहता है कि चीन पाकिस्तान की सहायता न करे, और यह कब संभव होगा, जब भारत और चीन के संबंध मधुर होंगे। तो ये तो हो गई भारत की आवश्यकता। अब देखते हैं चीन की आवश्यकता, यानी चीन को भारत की आवश्यकता क्यों है। तो पहली आवश्यकता है, 1990 के बाद सोवियत संघ का पतन होने के बाद विश्व में शक्ति समीकरण बदल गए। चीन का मुख्य प्रतिद्वंदी अमेरिका हो गया। अतः भारत को पूर्णतः अमेरिका के पक्ष में जाने से रोकने के लिए चीन संबंध बनाकर रखना चाहता है। तो चीन भारत से संबंध क्यों स्थापित करना चाहता है, ताकि भारत अमेरिका के पाले में न चला जाए। चीन की दूसरी आवश्यकता है, तिब्बत ताइवान के मुद्दे पर चीन पश्चिमी देशों के दबाव का सामना करने में भारत का सहयोग चाहता है।
तीसरी आवश्यकता है चीन पर वैश्वीकरण तथा उदारीकरण का दबाव है, उसे अपनी आर्थिक विकास की गति को बनाए रखने के लिए भारत के बाजार की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये हो गई चीन की आवश्यकता। अब देखते हैं दोनों देशों के बीच में साझा मुद्दे। तो पहला मुद्दा है अमेरिकी प्रभुत्व को रोकने के संदर्भ में। तो चीन भी चाहता है और भारत भी चाहता है कि अमेरिका की विश्व में दादागिरी न हो। दूसरा मुद्दा है मानवाधिकार के उल्लंघन के संदर्भ में। तो जो पश्चिमी देश हैं वे भारत पर आरोप लगाते रहते हैं कि भारत जम्मू कश्मीर में और उत्तर पूर्व में मानवाधिकार का उल्लंघन करता है, और इसी तरह का आरोप चीन पर भी लगाया जाता है कि वह अपने यहाँ के उइगर मुसलमानों पर अत्याचार करता है। तीसरा मुद्दा है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में लोकतांत्रिक सुधार करने के संदर्भ में। चौथा है पर्यावरण तथा श्रम मानक जैसे मुद्दों पर। पांचवा है आर्थिक पूरकता के संदर्भ में, जैसे भारत का सेवा क्षेत्र मजबूत है और चीन की उत्पादन क्षमता ज़्यादा है, तो इस कारण दोनों एक दूसरे का लाभ उठा सकते हैं। तो ये तो गए दोनों के बीच में साझा मुद्दे। अब देखते हैं भारत और चीन के बीच में तनाव या विवाद के मुद्दे कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला तनाव का मुद्दा है भारत चीन सीमा विवाद। देखो, भारत चीन सीमा विवाद के बारे में पढ़ने के लिए बहुत सारा मटेरियल है, लेकिन हम यहाँ पर इसमें शॉर्ट में पढ़ेंगे। 1912 तक सीमा विवाद की समस्या नहीं थी, यानी कि 1912 तक इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं गया कि भारत की सीमा कहाँ तक है और चीन की सीमा कहाँ तक है। 1912 में जब सन्यात सेन की गणतंत्रीय सरकार बनी, तब से समस्या शुरू हुई। उस समय ब्रिटिश सरकार, यानी कि जो भारत में ब्रिटिश सरकार थी, वो कश्मीर के राजा, तिब्बत के धर्मगुरु आदि ने मिलकर मैकमोहन रेखा का निर्माण किया। चीन की साम्यवादी सरकार ने इसे अस्वीकार कर दिया। यानी कि जब चीन गणतांत्रिक था उस समय तक तो चीन ने मैकमोहन रेखा को स्वीकार किया, लेकिन जैसे ही 1949 में चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना हो गई, तब चीन की सरकार ने मैकमोहन रेखा को अस्वीकार कर दिया। 1962 में सीमा विवाद को लेकर युद्ध भी हुआ और चीन ने अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया। वर्तमान में सीमा विवाद मुख्यतः पूर्वी सेक्टर के अरुणाचल प्रदेश को लेकर है। अरुणाचल के तवांग क्षेत्र को चीन दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा मानता है। तो ये तो गया पहला विवाद का मुद्दा, सीमा विवाद। तो वर्तमान में मुख्य विवाद अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र को लेकर है। चीन कहता है कि जो अरुणाचल का तवांग क्षेत्र है वह दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है। दूसरा विवाद है डोकलाम विवाद। देखो, शायद आपको थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, अस्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो आप थोड़ी सी वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज कर लो ताकि आपको क्लियर दिखाई दे जाए। तो दूसरा विवाद है डोकलाम विवाद। डोकलाम भारत, तिब्बत यानी कि चीन और भूटान के त्रिकोणीय जंक्शन पर स्थित है। डोकलाम पर चीन का अधिकार है, जबकि भूटान इसे अपना भूभाग मानता है। यह एक विवादित क्षेत्र है और भूटान का चीन के साथ एक लिखित समझौता है, जिसके अनुसार
इस क्षेत्र में शांति बनाए रखने की बात की गई है। भारत के लिए यह पठार सामरिक महत्व का स्थान है। डोकलाम पठार को भारत और भूटान भूटानी क्षेत्र के रूप में देखते हैं, लेकिन चीन द्वारा इस क्षेत्र में सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जिसका भारत ने विरोध किया है। तो ये हो गया तनाव का दूसरा मुद्दा, डोकलाम विवाद। डोकलाम एक त्रिकोणीय जंक्शन है, एक त्रिकोणीय पठार है और यह भारत, चीन, भूटान के बीच में स्थित है। तीसरा विवाद का मुद्दा है मोतियों की माला, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। अब देखते हैं मोतियों की माला क्या है। चीन मोतियों की माला की नीति के तहत भारत को घेरने की नीति अपना रहा है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी कि मोतियों की माला शब्द अमेरिका द्वारा गढ़ा गया है। इसके तहत चीन भारत के पड़ोसी देशों तथा हिंद महासागर के अधिकांश देशों के साथ संबंध बनाकर भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है। इसे मोतियों की माला नाम दिया गया है। तो जब हम यह देखते हैं कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं और हिंद महासागर के देश हैं, वहाँ पर चीन अपना नियंत्रण स्थापित कर रहा है, तो जब उन जगहों को, उन स्थानों को देखेंगे तो जैसे एक मोतियों की माला होती है उस प्रकार की आकृति बनती है, इसलिए इसे मोतियों की माला नाम दिया गया है। अब देखते हैं कि चीन ने कहां कहां पर नियंत्रण स्थापित कर रखा है। तो चटगांव बांग्लादेश, हम्बनटोटा बंदरगाह है श्रीलंका, सितवे बंदरगाह है म्यांमार और सूडान बंदरगाह है मालदीव, सोमालिया तथा सेशेल्स में उपस्थिति के साथ पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह का चीन द्वारा नियंत्रण करना उसकी मोतियों की माला की नीति के अंतर्गत आता है। तो जो मोतियों की माला है उस नीति के तहत चीन ने चटगांव, हम्बनटोटा, सितवे बंदरगाह है, सूडान बंदरगाह है, पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह है, यहाँ पर नियंत्रण स्थापित कर रखा है। इसके माध्यम से वह हिंद महासागर पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है। तो ये भी एक विवाद का मुद्दा है और नाम क्या है, मोतियों की माला। चौथा तनाव का मुद्दा है दक्षिण चीन सागर का विवाद। तो दक्षिण चीन सागर का विवाद भी बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिखा है। दक्षिण चीन सागर प्रशांत महासागर का ही हिस्सा है, जिसमें लगभग 250 यानी कि 250 छोटे बड़े द्वीप हैं। इन द्वीपों पर मनुष्य नहीं रहते हैं। इस क्षेत्र में हाइड्रोकार्बन, प्राकृतिक गैस, खनिज आदि पाए जाते हैं। साथ ही इस क्षेत्र का सामरिक महत्व भी है। इस क्षेत्र से अनेक देशों का व्यापार होता है। चीन दक्षिण चीन सागर को अपना हिस्सा मानता है। चीन कहता है कि जो ये सागर है इसमें ही चीन का नाम है, तो ये हमारा ही हुआ, लेकिन वास्तव में यह चीन का हिस्सा नहीं है। लेकिन फिर भी चीन दक्षिण चीन सागर को अपना हिस्सा मानता है। चीन ने इस क्षेत्र में कृत्रिम द्वीपों का निर्माण करके उन पर लड़ाकू विमान तथा मिसाइलें तैनात की हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया के अधिकांश देश चीन का विरोध कर रहे हैं। अमेरिका ने भी इस क्षेत्र में अपनी सेना तैनात की है। भारत इस क्षेत्र को स्वतंत्र आवाजाही का क्षेत्र मानता है। तो विवाद का चौथा मुद्दा क्या है, दक्षिण चीन सागर का विवाद। जो चीन है वह दक्षिण चीन सागर को अपना हिस्सा मानता है, जबकि भारत कहता है कि यह किसी भी देश का हिस्सा नहीं है,
यहाँ पर सभी को आने जाने की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। अब देखते हैं विवाद का 5वां मुद्दा, ब्रह्मपुत्र नदी का विवाद। आंगसी हिमनद से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी चीन, भारत तथा बांग्लादेश से होकर गुजरती है। चीन ने इस नदी पर बांध बनाकर विद्युत उत्पादन शुरू किया है। 2002 में भारत चीन के मध्य एक समझौता किया गया जिसमें इस नदी पर केवल बांध बनाने और विद्युत उत्पादन की बात की गई, लेकिन चीन ब्रह्मपुत्र नदी के जल को पीली नदी में प्रवाहित करने के लिए बांध बना रहा है। यह समझौते का उल्लंघन है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर के क्या विवाद है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है उस पर एक समझौता हुआ है जिसके तहत चीन विद्युत उत्पादन के लिए बांध बना सकता है, लेकिन चीन वहाँ पर बांध बना करके ब्रह्मपुत्र नदी के जल को पीली नदी में प्रवाहित कर रहा है। साथ ही भारत का मानना है कि तनाव के समय चीन अपने बांध से पानी छोड़ सकता है जिससे भारत में बाढ़ आ सकती है। इससे पर्यावरण व जैव विविधता को भी खतरा उत्पन्न होगा। तो ये हो गया 5वां विवाद। 6ठा विवाद है चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, जिसको बोलते हैं सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब देखते हैं सीपैक क्या है। सीपैक चीन के उत्तरी पश्चिमी प्रांत शिनजियांग और पाकिस्तान के पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान में ग्वादर बंदरगाह को जोड़ने वाली परियोजना का 3000 किलोमीटर लंबा मार्ग है। तो जो सीपैक परियोजना है यह चीन के शिनजियांग प्रांत और पाकिस्तान के बलूचिस्तान को जोड़ती है। और बलूचिस्तान में कहाँ तक? ग्वादर बंदरगाह तक जोड़ती है। यह पाकिस्तान व चीन के बीच एक द्विपक्षीय योजना है। यह चीन के लिए ग्वादर बंदरगाह से पश्चिमी एशिया और अफ्रीका तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करेगा। तो जो ये परियोजना है इसके माध्यम से चीन पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से होता हुआ पश्चिमी एशिया और अफ्रीका तक पहुंच सकता है। इसके बदले में चीन पाकिस्तान के ऊर्जा संकट को दूर करने और लड़खड़ाती हुई अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए पाकिस्तान में विकास परियोजनाएं लागू करेगा। तो ये तो गया सीपैक क्या है। अब आगे देखते हैं। भारत सीपैक की लगातार आलोचना करता रहा है क्योंकि यह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक विवादित क्षेत्र है। तो भारत सीपैक का विरोध क्यों करता है? क्योंकि यह पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर यानी कि पीओके से होकर के गुजरता है, जो कि भारत का हिस्सा है। तो ये हुए हमारे भारत और चीन के संबंध।